नमस्ते दोस्तों, मोरल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली कथा में हमने जाना था कि पांडव अपनी माता कुंती के साथ लाक्षागृह से सुरंग के मार्ग से सही सलामत कैसे बाहर निकले। दोस्तों, चलिए आगे की कथा शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पांडव लाक्षागृह से सुरंग के मार्ग से गंगा के दूसरे तट पर पहुंचकर पांडव कुंती के साथ वनों में प्रवेश कर गए। अनेक संकटों और कठिनाइयों से जूझते वे सघन वन में जा पहुँचे। वहाँ जाकर निढाल से वे एक बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। भूख और प्यास के कारण सभी का बुरा हाल था दोस्तों। थकान से शरीर चूर चूर हुए पड़े थे। कुंती का तो बहुत ही बुरा हाल था दोस्तों। इसलिए लेटते ही भीम को छोड़कर उन सभी को नींद ने दबोच लिया। दोस्तों, भीम को इस बात से बड़ी यातना थी कि उसके चारों भाई और माँ भूखे हैं। अतः वह किसी जल स्रोत की खोज में चल दिया। कुछ ही दूर पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया जिसका जल बड़ा ही निर्मल और ठंडा था। भीम ने जी भरकर पहले स्वयं जल पिया, फिर कमल के पत्तों का एक दोना बनाकर उसमें जल भर लिया और वापस अपने स्थान पर आ गया। पहले तो उसके मन में आया कि अपने भाइयों और माता को जगाकर पानी पिला देना चाहिए, किंतु फिर उसने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा दोस्तों। जल पीकर भीम ताज़ा दम हो गया था। काफ़ी हद तक उनकी थकावट भी दूर हो गई थी। अतः वह अपने भाइयों को एवं माता की सुरक्षा के लिए पहरा देने लगा। दोस्तों, इधर हस्तिनापुर में जैसे ही महल में आग लगने एवं कुंती सहित पांचों पांडवों के जल मरने की सूचना पहुंची, वैसे ही राज्य में हाहाकार मच गया दोस्तों। दुर्योधन यह सुनकर भीतर ही भीतर बेहद प्रसन्न हुआ, किंतु लोक दिखावे के लिए वह रोता बिलखता हुआ वारणावत की ओर भागा। वहां जाकर उसने देखा कि उसका मंत्री विरोचन, पहरेदार एवं सेवक तथा एक स्त्री एवं 5 पुरुष मरे पड़े हैं। दुर्योधन को विरोचन की मृत्यु पर आश्चर्य हो रहा था दोस्तों। दरअसल महल में आग लगाने का कार्य उसे ही करना था। दुर्योधन सोचने लगा कि उसने अपना बचाव क्यों नहीं किया, जबकि हकीकत यह थी कि महल में आग तो भीम ने लगाई थी। भीम चाहते थे कि महल में दुर्योधन के जितने भी दुष्ट साथी हैं उन सभी को दंड मिले और वह नष्ट होकर दुर्योधन की शक्ति क्षीण हो जाए। दोस्तों, महल में जलकर मरने वाली स्त्री जिसे दुर्योधन कुंती समझ रहा था, वह एक शरणार्थी थी जिसने अपने 5 पुत्रों के साथ पहरेदारों से शरण मांगी थी और जो महल के प्रांगण के एक बरामदे में सो रही थी। दोस्तों, दुर्योधन मौका मुआवना करके वापस आ गया। उसने आते ही राजकीय शोक की घोषणा कर दी। ऊपर से धृतराष्ट्र और दुर्योधन बहुत ही अधिक शोकग्रस्त दिखाई दे रहे थे, मगर भीतर से बहुत खुश थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब दुर्योधन के लिए हस्तिनापुर की गद्दी का मार्ग बिल्कुल साफ हो गया है। परंतु भीष्म तथा अन्य सभासद इस कदर शोक में डूबे थे कि उनकी व्यथा का वर्णन करना कठिन है। तो दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त करते हैं। आपको यह कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।